ना पढ़ी गीता मैंने ना गीता का ज्ञान है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेहनत करने वालों के साथ भगवान है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर T20 जी के धमाका सीरीज़ में हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो आज हम जिन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ये आ चुके हैं, कई एग्जाम्स में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आओ करें तैयारी शुरू एमसीक्यूज से और देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। Which of the following were treated as reserved subject? Administration of justice, local self government, land revenue and police। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, जिसे मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का भी नाम दिया गया था, वहाँ पर जो है वो रिजर्व्ड और ट्रांसफ़र जो है वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उन पे जो कंट्रोल होता था वो होता था गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होते थे, जो मिनिस्टर्स चुन कर आते थे और जो नॉमिनेटेड होते थे, वो जो है वो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर नज़र रखते थे जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होते थे। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में दोस्तों क्या आते थे, जैसे एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एक्साइज हो गया, पब्लिक वर्क हो गया। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में इन्होंने क्या रखा था दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर को रखा था, इरिगेशन को रखा था, फाइनेंस को रखा था, लैंड रेवेन्यू को रखा था। तो आई होप कि यहाँ से आपको जो है वो आपका आंसर भी मिल गया होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका कि कौन से जो सब्जेक्ट थे उनको रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया था, वो है आपका ऑप्शन सी 1, 3 और 4, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तीसरा लैंड रेवेन्यू, और जो चौथा था वो था पुलिस। जो मेजर काम था इन्होंने वो अपने हाथ में रखा था, मेजर पावर जो है वो अपने हाथ में रखी थी। अगली बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बनिंदर कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो पॉलिटिकली एसोसिएटेड थे, एक्टिवली एसोसिएटेड थे गदर पार्टी के साथ। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 1 एंड 2, 2 ओनली, 1 एंड 3, या फिर 3 ओनली। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 3 ओनली, यानी कि रास बिहारी बोस जो है वो एक्टिवली एसोसिएटेड थे गदर पार्टी के साथ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, गदर पार्टी 1913 में बनाई गई थी, किसके द्वारा? लाला हरदयाल जी ने इसकी स्थापना की थी। और रास बिहारी बोस की यहाँ पर हम बात करते हैं, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बनाई थी। इनका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में इन्होंने बनाई थी। टोक्यो में जो है वो इसकी स्थापना की थी। बरिंदर कुमार घोष जी जो आपकी ऑप्शन 1 है, इनका भी नाम आपने याद रखना है, इनका भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इन्होंने क्या, जुगांतर एक वीकली था वो स्टार्ट किया था, जुगांतर, और इसी नाम पे बाद में इन्होंने एक जो है वो एसोसिएशन बनाई थी, जुगांतर। ये भी आपको दोस्तों चीज़ याद में रखनी है। 1906 में इन्होंने वीकली स्टार्ट किया था, बंगाली वीकली था ये, और साथ ही साथ इन्होंने बाद में ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी इसी नाम से। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है, क्रिप्स मिशन से संबंधित इन स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। सबसे पहला दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। और दूसरी जो ऑप्शन है दोस्तों, एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नीदर 1 एंड 2। इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। ये जो है वो आपका सही आंसर है। एनी प्रोविंस
which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। और क्रिप्स मिशन हालांकि दोस्तों क्या था, ये 1942 में, जी हाँ दोस्तों, 1942 में आया था ये मार्च में। रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स इसकी जो है वो लीड कर रहे थे इस मिशन को, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है वो क्रिप्स मिशन रखा गया। प्रपोजल क्या दिया इन्होंने, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का जो है वो प्रपोजल लिया था अंडर कॉमनवेल्थ। और साथ ही साथ दोस्तों ये प्रपोजल ऐसी मेहरबानी ये क्यों करने लगे थे, क्योंकि इनको मदद चाहिए थी इंडिया की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब जापान ने इन्वेड किया था तो उसके अगेंस्ट जो है वो इनको मदद चाहिए थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की, और सपोर्ट चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने जो है वो ये मिशन जो है वो भेजा था। लेकिन डोमिनियन स्टेटस की बात करने के कारण जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये एक फेल्ड जो है वो प्रपोजल था। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स to all the women above age of 21, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 gave women reserved seats in legislature। ज्ञान दोस्तों आपको बताना है कि इन जो स्टेटमेंट्स में, दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नीदर 1 एंड 2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर, ये जो है वो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में जो है इन्होंने रिकमेंड किया ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू वुमेन अबव द एज ऑफ 21, ये जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, इसीलिए आपका जो सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है वो है ऑप्शन बी, 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एंड आई होप कि आपको ये डेट याद होगी, और ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था यहाँ पर। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ऑप्शन बी, द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। ऑप्शन सी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। या फिर ऑप्शन डी, क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है आपका, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन था इसको अडॉप्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और बॉम्बे सेशन जो है वो इसमें जो है ये फैसला लिया गया था, और गांधी जी ने यहाँ पर भाषण दिया था एक, जो गोगलिया टैंक मैदान था वहाँ पर। और एंड कब हुआ था ये दोस्तों, 1945 में जो है वो इस क्विट इंडिया मिशन को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। और स्लोगन एक बहुत ही फेमस हुआ था इसका, डू और डाई, करो या मरो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, किसने जो है वो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स लिखे थे इंग्लिश में। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, या फिर महात्मा गांधी। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन येरवड़ा जेल से जो है वो लिखे थे महात्मा गांधी जी ने, 1934 में जो है ये पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब दोस्तों बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिगो जो नील की जो खेती थी वो 20वीं सदी के दौरान जो है वो कम होना शुरू हो गई, डिक्लाइन होना शुरू हो गई। क्या कारण था? पीजेंट्स रेजिस्टेंस टू ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, अनप्रॉफिटेबिलिटी के कारण जो है वो इसका जो कल्टीवेशन था वो जो है वो 20वीं सदी में जो है वो धीरे धीरे भारत में घटने लगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात कर लेता हूँ, वो था इसी से रिलेटेड इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो कहाँ पर, नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल थी वहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से जो है ये शुरू हुआ था। 1859 में ये शुरू हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट, और ये जो है वो लीडर इसके थे विष्णुचरण विश्वास,
और दिगंबर विश्वास, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। इंडिगो कल्टीवेशन से मना किया था लोगों ने, किसानों ने, और जिसके कारण जो है वो ये विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था 1859 में, इंडिगो रिवॉल्ट। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेल्सली ने एस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, क्यों जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था? ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो। He wanted to revive the interest in Oriental learning in India. He wanted to provide William Carey and his associates with employment. या फिर he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. सही आंसर बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉलेज था ये कब जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ये इस्टेब्लिश किया गया था 18 अगस्त 1800 में। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त 1800 में ये जो है वो कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था इसका कि ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, इसलिए जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टर्मल्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। आपको बताना है रिवॉल्ट ऑफ 1857, मापला रिबेलियन 1921, इंडिगो रिवॉल्ट, या फिर बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899-1900। तो ये जो उलगुलान जो शब्द है ये जो रिलेटेड है ये है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा का जो रिवॉल्ट था 1899-1900 में छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में जो है वो ये रिवॉल्ट हुआ था उस समय पे 1899 1900 में। और ये हुआ क्यों था, इसके तीन जो है वो मेन कारण बताए जाते हैं। एक तो लैंड एलिएशन बाय ब्रिटिश जो है वो वहाँ पर लैंड पे कब्जा करना चाह रहे थे। दूसरा जो था कि जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे इस कम्युनिटी को। और तीसरा जो है वो ये था कि इनके जो एक धार्मिक जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हुए थे, क्योंकि रिलीजियस इंटरफेरेंस यहाँ पर बढ़ रही थी क्रिश्चियन मिशनरीज़ की। और इसका एम क्या था दोस्तों, इसका एम था कि मुंड राज जो है वो ये यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे और जो ब्रिटिश हैं इनको जो है वो खदेड़ेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ जो है वो ये एक रिवॉल्ट हुआ था, बिरसा मुंडा का रिवॉल्ट 1899-1900 का, जिसको मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इनमें से कौन जो है वो ये करेक्टली एक्सप्लेन करती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया पे फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पे? ऑप्शन ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स, रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, या फिर हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? सही आंसर है इसका ए, ऑप्शन आपका, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेंगे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा डेंट जो है वो पड़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट था वो जो है वो बर्बाद हो गया था। मशीनरीज का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, जो कि फास्ट भी प्रोडक्शन उसकी होती थी और चीप भी वो होता था, और इसी वजह से जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो बर्बाद जो है वो हो गया था फर्स्ट रेवोल्यूशन के दौरान, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फर्स्ट हाफ के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों बढ़ते हैं। द विताल विध्वंसक, फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। आपको बताना है किसने जो है वो ये लिखी थी, और इसमें टारगेट ऑडियंस रखा गया था अनटचेबल पीपल्स को। विटाल विध्वंसक इसका नाम था। गोपाल बाबा वलगांकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर B.R. अम्बेडकर। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, गोपाल बाबा वलगांकर। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है स्वदेशी मूवमेंट के संबंध में ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर कीजिए। ऑप्शन ए स्टेटमेंट पहली है आपकी, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री, और दूसरी ऑप्शन है आपकी, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। आपको बताना है सही इसमें ऑप्शन आपकी कौन सी है।
ऑप्शन 1 ओनली, बी 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नीदर 1 एंड 2। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली। जी हाँ दोस्तों, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज। ये जो है वो ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि स्वदेशी को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, बाहर के प्रोडक्ट्स को जो है वो नकारा गया यहाँ पर इस मूवमेंट के दौरान। इसीलिए जो है वो रिवाइवल यहाँ पर देखने को मिला इंडिजिनियस आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट और इंडस्ट्री का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो ये मूवमेंट था, मैं आपको बता देता हूँ, 7 अगस्त 1905 से जो है ये शुरू हो गया था। सेल्फ सफिशिएंसी मूवमेंट भी इसको बोला गया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और इसने जो है वो सबसे बड़ा रोल क्या अदा किया कि इसने जो है वो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जो है वो लोगों में जगाई। अलग अलग तबके से लोग आकर जो है वो इसमें जुड़े, और ये जो है वो इसका स्वदेशी मूवमेंट का सही आंसर था, ऑप्शन ए, यानी कि इसने इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ को रिवाइवल करने में मदद की, कंट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना है इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए क्या जो है वो यहाँ पर आपको एक्ट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो चला? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्टिक एंड एंजलिसिस्ट कंट्रोवर्सी। आपको बताना है कौन जो है वो इसमें सही है, 1 एंड 2 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3। सही आंसर दोस्तों क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 13 का? ये है 1, 2 एंड 3। ये जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14, 1920 में आपको बताना है स्वराज्य सभा किसका नाम पड़ा? ऑल इंडिया होम रूल लीग का, हिंदू महासभा का, साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन का, या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का? तो इसका जो नाम किसका पड़ा? ये ऑल इंडिया होम रूल लीग का। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो कि दोस्तों स्थापित की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगाम से, और एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया था सितंबर 1916 में अडयार से। और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, महात्मा गांधी जी को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट 1920 में, और उन्होंने जो है वो इसे मर्ज कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और साथ ही साथ इसका नाम भी जो है वो बदल कर रखा गया स्वराज्य सभा। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, स्वराज्य सभा 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इसमें से क्या है? एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, या फिर ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने भी जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है वो जुड़ना वहाँ से स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था दोस्तों? ये था 1917 में। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी जो है वो चंपारण आए थे, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो ये था ब्रिटिश इंडिया में। ये चीज़ भी, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस से संबंधित, सब्सिडरी अलायंस जिसे लॉर्ड वेल्लेसली ने इंट्रोड्यूस किया था, आपको बताना है ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस पर अप्लाई नहीं होती? टू मेंटेन ए लास्ट स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, टू सिक्योर फिक्स इनकम फॉर द कंपनी, या फिर टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर इंडियन स्टेट। क्या जो है वो इसका उद्देश्य था, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर कंपनी। ये जो है वो इसका सही आंसर था। और शुरू कब हुआ था ये? 1798 से इसको जो है वो लॉर्ड वेल्लेसली, जैसे कि क्वेश्चन में भी आपको पता लग गया होगा, इसने शुरू किया था। मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, एक सुरक्षा समझौता जो है वो यहाँ पर किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के बीच। और ये जो टर्म थी दोस्तों, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो टर्म थी ये लॉर्ड वेल्लेसली ने नहीं दी थी,
जो टर्म थी ये सब्सिडरी अलायंस ये दी थी जो फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लिक्स, उन्होंने जो है वो ये टर्म दी थी सब्सिडरी अलायंस की। और यहाँ पर इनका जो है वो क्या उद्देश्य था कि इंटरफेयर भी कर सकती है ये इंटरनल पॉलिटिक्स में, और साथ ही साथ जो है वो ये एक फिक्स्ड इनकम भी जनरेट करवा सकती है कंपनी को इसके थ्रू। और इसी सब्सिडरी अलायंस के तहत जो है वो अवध, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पेशवा प्रोविंसेस जो है वो इसमें इन्होंने मदद ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 17 पे अब बढ़ते हैं दोस्तों। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज, आपको बताना है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ऑन फैक्ट्री, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, या फिर रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ दोस्तों एक जो रिज़ल्ट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में 19th सेंचुरी में वो ये था कि इन्होंने जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर को जो है वो कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया, और जो कमर्शियल प्लांटेशंस होती हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, उसकी तरफ जो है वो इन्होंने बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों बढ़ते हैं। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। आपको बताना है दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो है वो क्या है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3। तो सबसे पहले यहाँ पर वुड्स डिस्पैच की मैं बात कर लूँ दोस्तों, 1854 में ये जो डिस्पैच है ये भेजा गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। किसे भेजा गया था, ये लॉर्ड डलहौजी को। और यहाँ पर जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस इसने दी थी चार्ल्स वुड ने। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, याद रखने योग्य बातें हैं। प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले तो वर्नैकुलर यानी कि स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया। हाई स्कूल में जो है वो एंग्लो वर्नैकुलर मीडियम रखा जाना चाहिए। कॉलेज में इंग्लिश मीडियम की इन्होंने बात की, एजुकेशन के लिए कॉलेज में इंग्लिश मीडियम जो है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इन्होंने कहा सेक्युलर एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग को जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ग्रांट इन एज टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया था। तो आई होप कि थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पर लग गया होगा अपने सही आंसर के बारे में। यदि नहीं भी लगा है तो मैं आपको बता दूँ, इसका ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली जो है वो सही आंसर है। यानी कि ग्रांट इन एड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और यूनिवर्सिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रिकमेंड की गई थी। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़रूर रिकमेंड किया था, लेकिन वो किया गया था एट ऑल लेवल, नहीं कॉलेज लेवल पर जो है वो ये रिकमेंड किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ रेयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। करेक्ट आंसर आपको चुनना है 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। सही आंसर है इसका दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2 and 3 ओनली। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो है वो रॉयतवाड़ी से संबंधित थे। था क्या ये दोस्तों, ये एक जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे वो बनाए गए थे। 1820 में जो है वो रॉयतवाड़ी को शुरू किया गया, और इसमें क्या था कि किसानों को ऑनर माना गया, मिडलमैन यानी कि ज़मींदारों को हटाया गया, और टैक्सेस को जो है वो डायरेक्टली किसानों से लेना शुरू किया गया। इसी तरह दोस्तों एक और जो सेटलमेंट था, सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो बनाया गया महलवाड़ी। और जो महलवाड़ी था दोस्तों ये 1822 में हॉल मैकेंजी ने बनाया। रिव्यू इसको किया था 1833 में लॉर्ड बेंटिक ने। और इसमें जो है वो कौन सा एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, आगरा, पंजाब, गंगा वैली, सेंट्रल प्रोविंस एक्सेट्रा, ये जो है वो इसको कवर करते थे। और इसमें जो है वो क्या किया गया, ज़मींदारी और रॉयतवाड़ी का जो है वो ये मिक्सर था। इसमें माहौल एक बनाया जाता था, जो कि एक या एक से ज़्यादा गांव की ऑनरशिप होती थी। साथ ही साथ दोस्तों रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं किया जाता था किसानों से, बल्कि विलेज लीडर, विलेज हेडमैन, जिसको सरपंच भी हम कहते हैं, उस तरह का कोई इन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया होता था जो रेवेन्यू कलेक्शन करके जो है वो इनको देता था।
बात कर ले दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट की, तो ये जो सिस्टम था ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, और ये जो था ये एग्रीमेंट था कंपनी और ज़मींदारों के बीच लैंड रेवेन्यू फिक्स करने का। तो ये जो तीन सिस्टम थे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के, ये मैंने आपको बता दिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, रॉयटवाड़ी का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 और 3। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो है वो एसोसिएटेड थे इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयटवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, बटलर कमेटी ऑफ 1927 का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? डिफाइन jurisdiction ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, define the power of Secretary of State of India, impose censorship on national press, improve the relationship between the government of India and Indian states। सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यानी कि बटलर जो कमेटी थी इसको 1927 में अपॉइंट किया गया कि वो इम्प्रूव करे रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स। इसको जो है वो एक और नाम दिया गया था दोस्तों, वो था इंडियन स्टेट्स कमेटी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्टेट्स कमेटी भी बटलर कमेटी को कहा गया था 1927 में, साइमन कमीशन के बाद जो है वो आई थी। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपकी जो तैयारी है उसको एक बूस्ट देंगे, उसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज का हमारा पॉजिटिव कोट, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। शिव खेड़ा जी ने ये बात कही है कि आपका जो पॉजिटिव एक्शन होता है, जब उसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंबाइन किया जाता है तो रिज़ल्ट हमेशा सक्सेस ही होता है। इसीलिए पॉजिटिव एक्शन रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ताकि आपको सक्सेस जल्द से जल्द मिले। और इसी नोट पे दोस्तों हम आपसे लेते हैं अलविदा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टडी ओशन एकेडमी को। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में वो सुझाव भी आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।